चलो ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है कि हम लोगों का एक तो 3 मेंबर रिंग है यहाँ ऑक्सीजन वाला पार्ट, और दूसरे वाले केस में 5 मेंबर रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा था। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HI के साथ। तो अगर हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहला चीज तो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इस कार्बन का डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकटायन है, जैसे SN1 रिएक्शन क्यों होता है कि कार्बोकटायन बहुत स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे जो कार्बोकटायन है वो एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से बहुत स्टेबल होगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है। एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये एरोमेटिक बिहेवियर वाला पार्ट आराम से SN1 की रिएक्टिविटी को बढ़ा के रखेगा। ऑल्दो कार्बन का डिग्री 2 है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये बहुत पहले से भी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये कोई रूल नहीं होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से सोचना है। केवल अगर एक नॉर्मल अल्केन होता है तब उस केस में फिर हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के हिसाब से सोचा करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल अल्केन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज में आराम से एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट लग रहा है, तो SN1 रिएक्शन कराएंगे। अगर SN1 कराएंगे तो यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा, और बाकी उस 5 मेंबर रिंग वाले पार्ट के साथ हम लोगों का OH ग्रुप चला जाएगा। फिर यहाँ पे I- को ऐड कर दो। अगर I- को ऐड करेंगे तो आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में रिएक्शन विद HI तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, हम लोग रिएक्शन विद HX तो डिस्कस कर चुके थे। चलो ठीक है, अगला हेडिंग डालना है अपने को। लेक्चर नंबर 19 हेडिंग डाल दो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर वाले पार्ट में हम लोग सिंपली रिएक्शन विद H2O कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+। हाइड्रोलिसिस जब भी वर्ड यूज करेंगे मतलब वाटर के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वाटर के साथ ईथर का रिएक्शन अगर कराएंगे तो हम लोग एसिडिक मीडियम के बिना तो करा नहीं सकते, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। कि जब भी कभी हम लोग का रिएक्शन होगा तो रिएक्शन वाले पार्ट में हमेशा हम लोग H+ वाले पार्ट को एज अ मीडियम वाला पार्ट यूज करते हुए चलेंगे, क्योंकि बिना एसिडिफिकेशन के हम लोगों के सवाल सॉल्व नहीं होने वाला है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते काम करना होता है। तो हम लोगों के रिएक्शन में ऐसा कुछ रिएक्शन यूज कर सकते हो, ढंग से देखना है इस चीज को। जैसे ROR वाला पार्ट जो दे रखा, अगर इस कंपाउंड वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एज अ मीडियम, तो इस केस में जैसे लास्ट क्लास में HX वाला पार्ट था, तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड होता था, कार्बन पे हेलोजन ऐड होता था, और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक किए, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक किए तो एक अल्कोहल मिलता था और एक अल्काइल हाइड मिलता था। यहाँ पे HX तो नहीं है, H2O है। H2O का मतलब HOH है। तो HOH का बॉन्ड ब्रेक करो, H+ ऑक्सीजन पे ऐड होगा और R के ऊपर OH का एडिशन करा के यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करा करके एक अल्कोहल इधर से बना दिया और एक अल्कोहल दूसरे साइड से बना दिया। मतलब हम लोग 2 अल्कोहल्स का फॉर्मेशन आराम से ईथर वाले पार्ट में बनाते हुए कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का एक ईथर होगा जिसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ROH और ROH इसका फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। काम करते हैं, R- डाल देते हैं, ROH और दूसरा R-OH का फॉर्मेशन करा सकते हैं। रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना सिंपल सा केस है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म कंसिडरेबल होगा। SN1 होगा कि SN2 होगा, क्योंकि हो सकता है कि रिएक्टेंट्स में कुछ वेरिएशन पुटअप करने की कोशिश की जाए। वेरिएशन पुटअप करने का मतलब है, जैसे अगर मैकेनिज्म के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों का जो H+ है उसी के साथ रिएक्शन होगा, जो H+ वाला पार्ट दे रखा, आराम से इस पर रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर H+ का एडिशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जब H2O का एडिशन कराएंगे तो ये H2O का एडिशन हो सकता है SN2 के थ्रू हो सकता है SN1 के थ्रू हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। SN1 अगर होगा तो पहले कार्बोकटायन बनेगा, फिर H2O ऐड होगा, जैसे हम लोग SN1 में करा देते हैं। हेलोजन हटा, कार्बोकटायन बना, H2O ऐड हुआ, H+ हटा। अगर हम लोग ऐसा रिएक्शन कराए तो अगर SN2 हुआ तो पहले ही H2O ऐड हुआ, फिर वहां से हम लोग का H+ हटा करके न्यूट्रलाइज करा दें कंपाउंड को। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में H2O का एडिशन हुआ, वहां से हम लोग ग्रुप को रिमूव करके आराम से प्रोडक्ट का कुछ फॉर्मेशन कराए। तो SN1 हो या SN2 हो, हम लोगों के प्रोडक्ट में
आराम से एल्कोहल वाले ही पार्ट का फॉर्मेशन होना है। SN1 होगा तो कुछ और तरीका, SN2 होगा तो प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि SN1 हो रहा है कि SN2, और उसमें भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम लोग जो लास्ट क्लास में जैसा टेबल टाइप का बनाए थे, और R डैश वाला पार्ट अगर लेके चले हम लोग, अगर इन लोगों के केस में 1 डिग्री और 1 डिग्री है पहला कॉम्बिनेशन, तो 1 डिग्री में हमेशा SN2 हुआ करता है, तो यहाँ पे SN2 ही होगा। अगर हम लोगों का 3 डिग्री हुआ और दूसरा में भी 3 डिग्री हुआ, तो 3 डिग्री में हमेशा SN1 ही हुआ करता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 2 डिग्री और 2 डिग्री हुआ, तब इस केस में अभी तक हम लोग जैसे HI लेके चले थे और इथर वाला पार्ट था, तो HI और इथर वाला पार्ट में I माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, ड्राई इथर वाला पार्ट भी एक पोलर एप्रोटिक मीडियम तो प्रोवाइड कर ही रहा था। बट यहाँ पे तो हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। अगर वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, मतलब पोलर प्रोटिक मीडियम वाला पार्ट है, और पोलर प्रोटिक मीडियम वाला पार्ट है, तो हम लोग का SN1 ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगा। तो इस केस में 2 डिग्री कार्बन में भी हम लोग का SN1 ज्यादा फेवरेबल निकल के आता है। फिर कॉम्बिनेशंस में अगर हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री लेके चले, तो 2 डिग्री में SN1 का रिएक्टिविटी बिगड़ जाता है, SN2 का रिएक्टिविटी बिगड़ जाता है, बट 1 डिग्री में SN2 का रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। तो इस केस में हम लोग का यहाँ पे SN2 रिएक्शन निकल के आने वाला है। अगर हम लोग का 2 डिग्री और 3 डिग्री है कॉम्बिनेशन में, तो 2 डिग्री में भी SN1 होना है, 3 डिग्री में भी SN1 होना है। तो इस केस में 2 डिग्री और 3 डिग्री में आराम से 3 डिग्री पे SN1 रिएक्शन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हम लोगों का 1 डिग्री और 3 डिग्री है, तो लास्ट क्लास सर में आवाज अगर कट रहा है आपका। अभी आ रहा है ठीक से आवाज? सर बीच बीच में कट रहा है। अभी भी कट रहा है, एक मिनट रुको। अभी ठीक आवाज आ रहा है? यस सर। आवाज तो ठीक आ रहा है, लेकिन मेरा स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा इसमें, क्या दिक्कत है भाई? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है अभी। ओके। तो अगर हम लोगों का जैसे कॉम्बिनेशन में 1 डिग्री 3 डिग्री होता, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री होता, तो 1 डिग्री वाले पार्ट में SN2 का रिएक्टिविटी हाई है, 2 डिग्री वाले पार्ट में SN1 का रिएक्टिविटी हाई है। और कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर बात करें, तो 2 डिग्री में SN1 का रिएक्टिविटी 1 डिग्री के रिलेटिवली हाई है, बट अदरवाइज 2 डिग्री में SN2 का रिएक्टिविटी ओवरऑल कम ही होता है। 2 डिग्री 3 डिग्री लेके चले, तो 2 डिग्री में SN1 होगा, 3 डिग्री में SN1 होगा, लेकिन 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, तो 3 डिग्री पे SN1 रिएक्शन होगा। और अगर हम लोग 1 डिग्री 3 डिग्री का कॉम्बिनेशन ले, तो लास्ट क्लास में जो लिखे थे हम लोग एनहाइड्रस HI और हाइड्रेटेड HI, तो वाटर है मतलब हाइड्रेशन तो है ही, हाइड्रेटेड कंडीशन है ही, इसका मतलब आराम से 3 डिग्री वाले पार्ट पे SN1 रिएक्शन करा के काम कर सकते हैं। ये लिस्ट तुम लोगों को याद रखने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ से याद रख सकते हैं, या फिर ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि 2 डिग्री वाले पार्ट पे क्या डोमिनेटिंग है। अगर 2 डिग्री पे SN1 डोमिनेटिंग है, क्योंकि वाटर वाला पार्ट दे रखा है और वाटर वाला पार्ट पोलर प्रोटिक मीडियम है, तो आराम से हम लोग SN1 रिएक्शन के थ्रू ज्यादा फेवरेबल कंडीशन बनाते हुए काम कर सकते हैं। याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ चीज, बट अभी के लिए पहले रिएक्शन नोट करो। प्रोडक्ट में जब अभी एग्जांपल्स मेंशन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हम लोग को क्या करना है सवाल में। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे SN1 ही होगा, यहाँ पे SN2 ही होगा। सवाल के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा और ऑप्शन के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। अगर ऑप्शन ऐसा दे दिया जो कि SN2 से ही पॉसिबल है, तो SN2 मानना पड़ेगा। इस सवाल में ये मालूम है अपने को कि SN1 SN2 दोनों बन सकता है। ज्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन कौन सा है, तो ज्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन हम लोग SN2 को लेके चल रहे हैं, मतलब ज्यादा फेवरेबल कंडीशन SN2 का है, ये हम लोग मानते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट SN1 के टाइप हिसाब से बना रहा है ऑप्शन में, तो SN1 को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। इस एक चीज का ध्यान रखना। मेजर माइनर पूछेगा तो मैकेनिज्म मैटर करेगा, बट सवाल में अगर पूछेगा फाइंड द प्रोडक्ट, तो उसके इसमें हम लोग को इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोग का प्रोडक्ट वाले पार्ट को अगर फाइंड करना, तो उसके इसमें ये होगा कि SN1 होगा कि SN2 होगा, उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी।
चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल वाले पार्ट की बात करें तो इसमें एग्जांपल बड़ा सिंपल सिंपल रहेगा। और क्यों हम लोग को मैकेनिज्म जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों तरफ से अल्कोहल बन रहा है, तो हम लोग कुछ भी करें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक फर्क पड़ेगा, अगर SN1 है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, जिस चीज का अपने को ध्यान रखना है, पहला सिनेरियो। दूसरा, एक इस तरह का भी तो सिनेरियो हो सकता है, मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा और इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ तो कराए, लेकिन उसमें ऑक्सीजन 16 नहीं है, उसमें ऑक्सीजन 18 है, तब क्या होगा। तो बनना तो अल्कोहल है दोनों साइड से, लेकिन यहाँ पे H2 अगर 18 है तो एक तरफ जो अल्कोहल बनेगा वो ऑक्सीजन 18 की तरफ से बनेगा, और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन बनेगा, सॉरी अल्कोहल जो बनेगा वो ऑक्सीजन 16 की तरफ से बनेगा। इस तरह के सिनेरियो के लिए मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। क्या करेंगे प्रोडक्ट बनाते वक्त, तो सबसे पहला काम जो लास्ट क्लास में किया था, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड करो, कर दिया। ऑक्सीजन से अटैच दोनों कार्बन को देखो, कार्बन का डिग्री आइडेंटिफाई करो, तो कार्बन का डिग्री 1 है, मिथाइल है तो 1 डिग्री बोल देंगे, मिथाइल में डिग्री 1 होता भी नहीं है। और दूसरे तरफ इथाइल है 1 डिग्री कार्बन। दोनों तरफ अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में कौन सा रिएक्शन डोमिनेटिंग है, SN2, दूसरे वाले साइड में भी SN2। तो अगर दोनों तरफ SN2 रिएक्शन होना है तो फिर ये चेक करेंगे कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो CH3 वाले ग्रुप का और C2H5 वाले ग्रुप का, इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका निकल के आएगा, SN1 वाले पार्ट के लिए, फिर SN2 के लिए, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, मतलब मिथाइल का रिएक्टिविटी ज़्यादा आएगा। तो हम लोग का जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस मिथाइल के ऊपर रिएक्शन करना चाहेगा, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी हाइयर है, तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके हटा सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ OH का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मतलब OH का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, पहले H2O ऐड होगा, H प्लस वाले पार्ट को हटा के फिर हम लोग न्यूट्रलाइज कराएंगे कंपाउंड को, तो अल्कोहल बनेगा। लेकिन पॉइंट यही है कि जब H2O का एडिशन करेंगे हम लोग तो ऑक्सीजन 18 वाला ऑक्सीजन ऐड होने वाला है, मतलब यहाँ पे OH 18 आएगा, और उसके अलावा फिर हम लोग का CH3 CH2 और OH का फॉर्मेशन करा सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो मिथेनॉल है उसमें ऑक्सीजन 18 जाएगा, क्योंकि हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 फॉलो करते हुए ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल के ऊपर रिएक्शन करा रहा है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लो, और अगर कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। और इसके आगे हम कोई एग्जांपल नहीं बताने वाले, इसके आगे तुमको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट क्लास में सारे एग्जांपल इस टाइप के डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चंस का पार्ट ऐसा है जो थोड़ा यूनिक है, यहाँ से एसोसिएटेड भी है और एसोसिएटेड नहीं भी है, इस टाइप का कंसिडरेशन है बेसिकली। कैसे हो सकता है उसको आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा उसमें एक टर्म हम लोग यूज करेंगे हेमीसेटल, थोड़ा अच्छा पार्ट रहेगा सवाल का। कहीं कोई डाउट होगा तो बेझिझक पूछते जाना। चलो ट्राई करते जाओ क्वेश्चन, और मैकेनिज्म सोच के ही सारे क्वेश्चन ट्राई करना है, ऐसे रैंडमली ट्राई मत करना।
हर एक केस में मैकेनिज्म लिखते जाना है। H2O के जगह पे D2O डाला जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ D+, सिमिलर टाइप का कंसिडरेशन है D2O D+। कहीं कहीं पे हो सकता है कि H2O के साथ H+ नहीं दे रखा होगा, डाइल्यूट H+ दे रखा होगा। डाइल्यूट H+ का मतलब भी हम लोग एग्जैक्टली H2O के साथ H+ के ही कंसिडरेशन में लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब वाटर, तो H2O हो गया और H+ तो एसिडिक मीडियम में कैटलिस्ट है। हो सकता है H2O वाला पार्ट ना दे रखा हो, उसके जगह पे कुछ और ही टर्म दे रखा हो। एक इस तरह का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं हम लोग। H2O के साथ H+ ना डाल करके HCO+ डाल रखा होगा, सेम टाइप का कंसिडरेशन है। और हो सकता है कि डाइल्यूट H+ भी ना दे रखा हो, डाइल्यूट H2SO4 दे रखा हो, क्योंकि H2SO4 बल्कियर एसिड है, तो बल्कियर एसिड में आराम से हम लोग को H+ मिल जाएगा और बाकी पार्ट किसी काम का नहीं रहेगा। ट्राई करके देखो सब सवाल। और भी सैकत, क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। हाँ सर। कहाँ गायब थे सर? सर गायब नहीं थे सर, बुखार आ गया था सर। अच्छा, बुखार आ गया था। हाँ सर। बुखार आ गया था कि उल्लास का कॉल आया तुम्हारे पास? नहीं सर, उल्लास का कॉल गया है। अच्छा, मेरा उनसे तो सर बात बात हुआ, होता रहता है। मेरा तो बात हुआ था उल्लास से भी 2 दिन पहले। तो हम बोले कि तेरा भाई तो क्लास करता नहीं है, हाँ लेकिन सर। फिर उससे बात तो नहीं है, हुआ नहीं है, रुके बात करते उससे। हाँ सर, बात तो उनसे होता है सर। अच्छा, कल ही बात हुआ उल्लास से, इनफैक्ट 2 दिन पहले नहीं, कल ही बात हुआ है। आज गाली सुनाया होगा तो तुम क्लास करने आए। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, हम यूट्यूब से सर देख लेते थे सर, बुखार था तो सर। क्या हो गया, कोविड हो गया क्या? नहीं सर, कोविड टाइप का ही था सब सिम्टम्स, लेकिन सर ठीक हो गया, वायरल फीवर था। अच्छा, चलो ट्राई करो, सवाल ट्राई करो। क्योंकि सर मतलब एक पार्टी में गए थे और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पूरा खा लिए थे। बट काहे मौसम चेंज हो रहा है तो पार्टी में जाके आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स खा ले रहा है? सर क्या एक दिन से, तकलीफ है क्या? एक दिन के लिए सर सोचे नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, सही है सही है। इन सब सवाल को सॉल्व करने के बाद 2 क्वेश्चन हम तुमको सॉल्व करके दिखाएंगे। मतलब 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी 1-2 क्वेश्चन तुमको सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व करना है। उस तरह का सवाल अगर मैकेनिज्म वाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत भारी सवाल होगा, लेकिन डायरेक्टली अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से प्रोडक्ट बनता है। और प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, उसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के भी केस में कंसिडर कर सकते हैं। एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए सब रिएक्शन को यूज कर सकते हैं हम लोग।
ट्राई करो सारे क्वेश्चन। सुधांशु, तुम एक मैसेज किया था ना, उसमें 12th क्लास का पोर्शन वाला रिव्यू टेस्ट में। यस सर। उसमें रिव्यू टेस्ट में पहले 11th का पोर्शन है, फिर 12th का। जो 11th क्लास में एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज पोर्शन दे रखा है ना, उस ऑर्डर में चलेगा सीक्वेंस। टोटल तुम लोगों को पूरा पूरा सिलेबस नहीं भेजा गया है क्या रिव्यू टेस्ट का? मतलब 1 से लेकर 12 तक का रिव्यू टेस्ट का पूरा सिलेबस? नहीं सर। अच्छा ठीक सर है, तो एक तुम्हारे लिस्ट भेजा गया जिसमें सब टेस्ट का दिया हुआ है। हाँ सर, एक टेस्ट है सर, जिसको एक लिस्ट एक पीडीएफ भेजिएगा तो जिसमें सारे टेस्ट हैं। सीरीज या टेस्ट सीरीज का शेड्यूल था वो। हाँ, वही टेस्ट सीरीज का ही बोल रहे हैं। तो जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भेजा गया है, उस रिव्यू टेस्ट में 11th क्लास का पोर्शन शुरू के हमको लगता है 6 रिव्यू टेस्ट में होगा, और बाकी 12th क्लास का पोर्शन बाद के 6 रिव्यू टेस्ट में है। सर अभी का सिलेबस में नहीं है ना 12th? अभी के सिलेबस में तो 12th नहीं होगा। अभी के सिलेबस में कब है टेस्ट? संडे। इस संडे को। इस संडे को टेस्ट में अभी तो तुम लोग का पीरियडिक टेस्ट नहीं है। तुम लोग का सिलेबस कहाँ डाला गया है? 12 जेई पीरियडिक टेस्ट हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। अभी इस वाले में अगर रिव्यू टेस्ट है, तो रिव्यू टेस्ट में तुम लोगों का जो 11th क्लास का पोर्शन है अपने, उसमें टेस्ट सीरीज के पोर्शन में देखना। तुम्हारा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल कब भेजा गया था, तुमको याद है किसी को? टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल भेजा गया था, एक मिनट सर देखते हैं। 1 महीना हो गया वो, लगभग 20-25 दिन। तुम्हारे ग्रुप में भेजा गया था कि ऑफिशियल चैनल में भेजा गया था? ऑफिशियल चैनल में भी भेजा था, दोनों में था। अच्छा, टेस्ट शेड्यूल क्लास 11th मेडिकल, टेस्ट शेड्यूल क्लास 11th बैच ईए, टेस्ट सीरीज जेई 2021, टेस्ट सीरीज क्लास 10, टेस्ट शेड्यूल आर बैच 12th मेडिकल प्री टेस्ट। यार इसमें हाँ टेस्ट सीरीज मेडिकल करके दिख रहा है। ओके, इसमें तुम्हारा हाँ इसमें तो टेस्ट डेट दे ही रखा है, तो इसमें तो सिलेबस डाला हुआ है ना सब में। रिव्यू टेस्ट 1 जो है, उस रिव्यू टेस्ट 1 के सिलेबस में तुम्हारा शुरू का टॉपिक था सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रिव्यू टेस्ट के बाद फिर तुम्हारा पीरियडिक टेस्ट है, फिर रिव्यू टेस्ट 2 है, रिव्यू टेस्ट 3 है, फिर माइनर टेस्ट है। उस टाइप का टेस्ट चल रहा है तुम लोगों का। जो सब डेट दिया हुआ था वो सब सर डेट फिक्स रखते हैं। हाँ, वो बिल्कुल फिक्स है, उसी दिन टेस्ट होगा। टेस्ट सीरीज मतलब बिल्कुल उसी दिन रहेगा, अपना आराम से तैयारी करते जाओ। मतलब 11th क्लास का रिवीजन तुम लोगों का प्रोसेस शुरू हो जाएगा एक तरीके से। और सर मतलब सर बोर्ड्स में जो एलिमिनेट हो रहा है, जो सब सर मतलब अरे तो नीट में थोड़ा ना एलिमिनेट हो रहा है, बोर्ड का टॉपिक है तो। गजब आदमी है भाई। बोर्ड में एलिमिनेट हो रहा है ना, नीट में थोड़ा ना एलिमिनेट हुआ है कुछ भी। नीट में तो जो सिलेबस है एग्जैक्टली वही है। नीट का तो हम लोग सिलेबस फॉलो कर ही रहे हैं। नीट का सिलेबस अलग होता है, बोर्ड का सिलेबस अलग है। एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स नीट के सिलेबस में है। कंपटीशन का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ना है। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 वाला पार्ट तो डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले देखो प्रोडक्ट बनाते करना क्या है, इसी का डिस्कशन करते हैं। पहले तो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, उसके बाद दोनों कार्बन को देखो। पहले कार्बन पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो ना SN1 हो सकता है ना SN2, क्योंकि बेंजीन रिंग दे रखा है, कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरा कार्बन देखा, मिथाइल पे SN2 ही रिएक्शन होता है, तो आराम से SN2 रिएक्शन का कंसिडरेशन है। अगर इस पे SN2 है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H2O ऐड होगा, फिर वहां से H+ हट जाएगा। मतलब H2 ऐड होगा तो OH2+ बनेगा, फिर वहां से H+ हटा करके प्रोडक्ट में पीएच के साथ OH का फॉर्मेशन विद ऑक्सीजन 18 और दूसरे वाले साइड में CH3 OH नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ बनाया जा सकता है। ये अपना प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 कंसिडर कर सकते हैं। जिसको भी डाउट होगा पूछते जाना।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो 3 वाले पार्ट में सिमेट्रिकल वो है ईथर है, तो जो भी रिएक्शन होगा दोनों तरफ एक ही टाइप का होगा। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड किए, कार्बन का डिग्री देखे 2, दूसरे साइड में कार्बन का डिग्री 2। अगर दोनों तरफ कार्बन वाले पार्ट का डिग्री 2 दे रखा है तो कार्बन में अगर 2 डिग्री है तो SN1 होगा, क्योंकि वाटर पोलर प्रोटिक मीडियम है। तो अगर SN1 रिएक्शन होगा तो किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करो, क्योंकि सेम टाइप का कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज। रीअरेंजमेंट चेक करो, नहीं है यहाँ पर रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट नहीं है तो हम लोग सीधा इस पे H2O को ऐड करके यहाँ से H+ को हटा करके प्रोडक्ट में अल्कोहल बना सकते हैं। मतलब एक तो अल्कोहल इधर साइड से बनेगा जो लेफ्ट साइड में था, हाँ लेफ्ट साइड में था, और दूसरे वाले साइड में भी हम लोग का अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। तो 2 प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं और मैग्नीशियम SN1 कंसिडर करेंगे। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2, 3 में तो पूछ लो। अगर क्वेश्चन नंबर 2, 3 में डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में मूव करते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में अगर हम लोग दिमाग लगाए तो इसके इसमें ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, ये तो सिंपल सा पार्ट है। फिर उसके बाद कार्बन वाले पार्ट का डिग्री 3 है, कार्बन वाले पार्ट का डिग्री 2 है। 3 डिग्री पे SN1 होगा, 2 डिग्री पे SN1 होगा। अगर दोनों में SN1 है तो ज्यादा रिएक्टिविटी किसका है SN1 के लिए, तो 3 डिग्री वाले पार्ट पे। मतलब अपना रिएक्शन 3 डिग्री पे होगा। SN1 में पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एक तो ये अल्कोहल बन गया अपना राइट साइड वाले पार्ट में, ऐसा अल्कोहल बन गया। और दूसरा ये 3 डिग्री वाले पार्ट में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो उसमें D2O का एडिशन कराना है। अगर हम लोग D2O को ऐड करेंगे तो आराम से D2O के एडिशन के बाद यहाँ से D+ को रिमूव करके हम लोग OD का एडिशन करा सकते हैं। तो जैसे OH होता था उसी की जगह पे हम लोग OD का एडिशन करा के ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा सॉरी, एक और चीज होगा, यहाँ वाले पार्ट पे जो हम लोग का OH ग्रुप है वो OH नहीं है, हम गलती लिख दिए। नीचे अगर D+ है तो यहाँ वाले पार्ट में भी D का एडिशन होगा, मतलब यहाँ पे भी OD का फॉर्मेशन होगा। यार फिर तो ये मतलब ठीक है, हम जो सवाल सोचे थे वैसा सवाल नहीं रह गया, थोड़ा काम का नहीं रह गया। D+ अगर लेके चले तो पहले स्टेप में ऑक्सीजन के ऊपर D+ का एडिशन हुआ तो एक तरफ OD ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। काम करते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इधर ऑक्सीजन 18 डाल देते हैं ताकि पता चल जाए कि रिएक्शन किस पे हुआ है। अगर ऑक्सीजन 18 डालेंगे तो इस केस में जो हम लोगों का ऑक्सीजन 18 वाला पार्ट है वो आराम से रिएक्शन 3 डिग्री पे था तो उधर से ऑक्सीजन वाला पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन 18 वाला पार्ट बनना है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सवाल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए। ऑक्सीजन 18 है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 18 किधर जाएगा, और दूसरा D2O के एडिशन की वजह से क्या प्रोडक्ट बनना है। तो जब H2O ऐड करते थे तो OH ऐड होता था, अगर D2O ऐड करेंगे तो OD ऐड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इस ऑक्सीजन पे पहले स्टेप में D+ का एडिशन हुआ तो OD यहाँ से भी बनेगा, और उसके अलावा जब D2O ऐड होगा तो OD दूसरे साइड से भी बनना है। ये बड़ा सिंपल सा चीज है, इसमें दिक्कत नहीं है। बस अगर SN1 रिएक्शन हम लोग के 3 डिग्री पे होना है तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसको ब्रेक करता हुआ दिखाया है। तो हम लोग का जो ऑक्सीजन 18 है वो प्रोपेन वाले पार्ट के साथ चला जाएगा, तो आराम से हम लोग प्रोपेन के ऊपर OD विथ ऑक्सीजन 18 कंसिडर कर सकते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग का SN1 ही रहने वाला है। सर ऑक्सीजन 18 बोलो। जब ऑक्सीजन 18 तो ज्यादा रिएक्टिव के पास जाएगा ना? क्यों? तो पहले रिएक्शन तो वही होगा ना, दोनों SN1 है तो पहले तो 3 डिग्री में होगा। अच्छी बात है, नीचे लिख रहे हैं इस चीज को। रिएक्शन किस पे होने वाला है, 3 डिग्री वाले पार्ट पे या 2 डिग्री वाले पार्ट पे? 3 डिग्री वाले पे। तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 या SN2? SN1। SN1 में क्या करते हैं पहला स्टेप? पहला स्टेप तो कार्बोकैटायन बनता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाँ इसको ब्रेक कर दिया तो ऑक्सीजन 18 किसके साथ गया? 2 डिग्री वाले के पास गया। समझ आ गया? यस सर। तो आगे का स्टेप बताना पड़ेगा। नो सर, हो गया ये क्वेश्चन। चलो ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में डाइल्यूट H+ ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का एडिशन कराए, बॉन्ड को ब्रेक करके OH डाले। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है तो सीधा हम लोग का ये प्रोडक्ट निकल के आएगा OH, और दूसरे वाले साइड से भी 5 मेंबर कार्बन चेन OH। फिर H3O+ दे रखा, बस केवल रिएजेंट्स अलग अलग थे इसलिए मेंशन करते चले गए हैं। H3O+ में ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो किसी भी साइड से बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे कार्बन 2 डिग्री दे रखा,
मतलब रिएक्शन तो SN1 होना है। अच्छा, ऊपर में भी रिएक्शन SN1 होना था। बॉन्ड को ब्रेक किया, पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री कार्बन है, उसके जस्ट बगल में 3 डिग्री कार्बन है, मतलब रीअरेंजमेंट आराम से हो सकता है। तो हम लोगों के इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे प्रोडक्ट तो नहीं बनना है। जिधर SN1 होगा उसकी बात कर रहा है, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो आराम से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे फिर हम लोग H2O का एडिशन करा के H+ को रिमूव करा के प्रोडक्ट में ये कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरे पार्ट में तो हम लोग का कोई रिएक्शन नहीं होना है, वो जैसा है एग्जैक्टली वैसे ही रह जाएगा। मतलब दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों का ऑक्सीजन वाला पार्ट जहाँ था वहीं पे रह जाएगा। तो एक तो ये पार्ट हम लोग को इसका फॉर्मेशन देगा, और दूसरे वाले साइड से हम लोग का रीअरेंजमेंट होकर के ये भी एक प्रोडक्ट बन के आने वाला है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में डाउट तो होना नहीं चाहिए। एक सवाल तो हम लोग लास्ट क्लास में देख ही चुके हैं, आज भी डिस्कशन किया। सबसे पहला पार्ट ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। उसके बाद हम लोग जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है, एक तो 2 डिग्री है और ऊपर से एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, तो आराम से इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऑक्सीजन 18 वाला पार्ट हम लोगों के 5 मेंबर रिंग के साथ चला जाएगा, और उसके अलावा हम लोग के 3 मेंबर रिंग वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। फिर H2O का एडिशन होकर जब H+ को हटाएंगे तो वहां से OH का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम पहले प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके बाद फिर तुम लोगों को आंसर बताएंगे। तो एक प्रोडक्ट तो ये बनने वाला है और दूसरा प्रोडक्ट ये बनने वाला है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सवाल अच्छा है, आराम से स्टार मार्क कर सकते हैं इसको। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट है तो पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हुआ है। हाँ, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन का एडिशन, इधर 2 डिग्री कार्बन, इधर 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री पे SN1 होगा, 2 डिग्री पे भी SN1 होगा, ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री वाला पार्ट होगा। तो हम लोग का रिएक्शन SN1 के लिए यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा। तो एक तो सबसे पहले स्टेप में ये चीज बनने वाला है, और उसके अलावा दूसरे वाले पार्ट में ये चीज बनने वाला है। सबसे पहला स्टेप तो ये हो जाएगा। फिर 5 मेंबर रिंग से रिंग एक्सपेंशन होगा, तो रिंग एक्सपेंशन होने के बाद 6 मेंबर रिंग में ये कार्बोकेटायन बनता है। फिर मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ये भी कार्बोकेटायन बनता है, और इस कार्बोकेटायन वाले पार्ट में हम लोग आराम से H2O का एडिशन करा के और H+ को रिमूव करा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन OH के लिए करा सकते हैं। ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्या इसमें H2SO4 दिया हुआ इसमें। H2SO4 तो बताया था ना उसी टाइम पे डिस्कशन करते वक्त कि H+ प्रोवाइड कराएगा। अगर HCl देता तो HCl Cl- दे देता है, HBr Pr- देता है, बट ये हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी डिस्कस किए थे। बल्कि यार एसिड H2SO4, H3PO4, HClO4 दे रखा होगा तो वो H+ प्रोवाइड कराने के लिए होता है, बाकी पार्ट उसका ज्यादा काम का निकल के नहीं आता है। ठीक है, 5 वाला पार्ट में सिर्फ H+ दिया हुआ था, डाइल्यूट H+। डाइल्यूट H+ का मतलब बाय डिफॉल्ट वहाँ पे H2SO4 है। ये सब लिखने का तरीका है, सवाल कुछ नया नहीं है, बस लिखने का रिएजेंट अलग अलग तरीका है। H3O+ दे, H+ कहाँ से आएगा वाटर में? आके H+ हम लोग जो बोल रहे हो कहाँ से आएगा? तो किसी एसिड से ही आएगा। एसिड हाँ। कौन सा होगा? तो HCl HBr HI नहीं ले सकते क्योंकि I- Cl- Br- होता है। H2SO4 ले सकते हैं क्योंकि बल्कियर एसिड है। H3PO4 ले सकते हैं, HClO4 ले सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. ये सब ध्यान रखना। डाइल्यूट H+ दे या H3O+ दे या डाइल्यूट H2SO4 दे, कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए वर्ड। अगर कंसंट्रेटेड देगा तो पता चला कि ये जो अल्कोहल बन रहा है तो इसका डिहाइड्रेशन हो गया। तो अल्कोहल कहीं भी कंसंट्रेटेड नहीं देगा, हमेशा डाइल्यूट ही H+ दे रखा होगा। एक हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को स्टार मार्क तो पहले ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, और इस सवाल को सॉल्व करके देखो कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, और ढंग से सोच समझ के जवाब देना। एक सेकंड रुको।
ढंग से सारा चीज सोच समझ के प्रॉपरली जवाब देना। इतना आसान सवाल नहीं है, और इस चीज का यूज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में करेंगे। तो सोच समझ के आराम से जवाब देना। स्टेप्स का मैकेनिज्म प्रॉपरली सोचते हुए काम करना कि SN1 होगा तो क्यों होगा, SN2 होगा तो क्यों होगा, ये सब ढंग से दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना। बताओ भैया, किसी का आंसर? यस सर। क्या आया? सर पहले तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड था, उसमें OH लगा था। पहले तो 2 कार्बन वाला नहीं सर, कंपाउंड मतलब था, ये लेफ्ट वाला। हाँ, उसमें पहले OH था। तो 2 कार्बन नहीं है, 3 कार्बन है। हाँ, और दूसरे वाले में उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था। इधर बीच वाले में ऐसा? ऐसा, और उसी में अटैच था जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड। अच्छा ऐसा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से बन गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा ना है कुछ भी। ये तो बनेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो नहीं हो बनेगा, बट और हमको कुछ चाहिए। कौन सा मैकेनिज्म हो ये बताओ। SN1। SN1। अच्छा, ये प्रोडक्ट गलत है। मृणाल, यस सर। बताओ भाई। मिडिल वाला कार्बन से CH3OH का फॉर्मेशन। सेकंड वाले कार्बन में CH3OH का फॉर्मेशन होगा। जो मन में आता है वो बोल देता है। सुधांशु, ये दूसरा वाला समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1 या SN2? मैकेनिज्म तो SN1 होना चाहिए।
SN1 होना चाहिए। तो हमको एक सवाल का जवाब दो। इसमें मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1 या SN2? इस कंपाउंड में SN1 मैकेनिज्म या SN2? इसमें तो SN2 लग रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, इसलिए तुम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेना। अल्काइल हैलाइड की डिग्री को केवल रट के मत बैठ जाना कि अल्काइल हैलाइड की डिग्री ऐसा दे रखा है तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट बनने वाला है। अल्काइल हैलाइड का डिग्री मैटर करता है, लेकिन क्यों मैटर करता है? एक जगह तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है, चलो ठीक है, समझ में आता है। दूसरी जगह कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ही फैक्टर है, जिसकी वजह से हम लोग अल्काइल हैलाइड का डिग्री लेके चल रहे हैं कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो कार्बोकेटायन अगर एक नॉर्मल अल्काइल ग्रुप नहीं है, या दिख रहा है कि ऑक्सीजन वाला पार्ट प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, तो इस केस में सीधा SN1 SN2 डिग्री से रिलेट मत करना। डिग्री एक आसान तरीका है समझने का, लेकिन कोई सही तरीका नहीं है। हमेशा कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी देखना होता है। इनफैक्ट अगर एक नॉर्मल अल्काइल चेन है, एक ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ अल्काइल चेन है, तो फिर डिग्री देख लो, काम हो जाएगा। बट इधर साइड में हम लोगों के दोनों तरफ ऑक्सीजन ग्रुप दे रखा है। एक चीज सोच के देखो, अगर मान लो हम लोगों का पहले वाले ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करा है, तो इधर वाले में कार्बोकेटायन बनेगा SN1 हो सकता है। बट दूसरे वाले में अगर कार्बोकेटायन बना तो ऑक्सीजन का प्लस एम भी तो मिलेगा उसको, और प्लस एम से ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो सकता है? एरोमेटिसिटी वाला पार्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर बस एक प्लस एम का नंबर आता है। तो प्लस एम वाला पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, अगर एरोमेटिसिटी को छोड़ दे तब। तो इस केस में हम लोग के लेफ्ट साइड के कार्बोकेटायन पे केवल हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, जबकि राइट साइड के कार्बोकेटायन पे प्लस एम मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। तो इस सिनेरियो में फिर हम लोग SN2 सोचेंगे भी नहीं। अगर इस तरह का ग्रुप दे रखा, और इस तरह के ग्रुप को एकदम रट के ही रखना है, अब अभी तो समझने के लिए केवल हम बोले थे, बट इसको रट के रखना। अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप होगा, तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग एसिटल या फिर कीटल बोला करते हैं। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना। अगर हम लोग के एक कार्बन से 2 OR ग्रुप होगा, तो इस चीज को हम लोग एसिटल या फिर कीटल बोल सकते हैं हम लोग आराम से। तो यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप है, मतलब हम लोग का एसिटल ग्रुप चल रहा है। एसिटल का ही हम लोग हाइड्रोलिसिस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हम पहले तुम लोगों को एक जनरल तरीका बता रहे हैं, हेमी एसिटल या एसिटल वाले पार्ट में रिएक्शन क्या होता है, उसके हिसाब से ऊपर का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इस एक चीज की बात करेंगे। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, R के साथ CH, इसके ऊपर OR डैश ग्रुप है और यहाँ पे OR डबल डैश ग्रुप है। कार्बन चेन अलग है, एक नॉर्मल अल्काइन चेन है, इसीलिए ऐसा मेंशन कर दिया। एक कार्बन के ऊपर अगर 2 OR ग्रुप है, तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग एसिटल या फिर कीटल बोला करते हैं। जब रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो रिएक्शन कराते वक्त, एक मिनट यार मेरा फोन डिस्चार्ज हो जाएगा, ये रिएक्शन हम केवल समझा रहे हैं, PDF से नोट कर लेना, ठीक है? नोट करने का टाइम नहीं देंगे, मेरा फोन डिस्चार्ज हो जाएगा एकदम। एक कार्बन के ऊपर अगर 2 OR ग्रुप वाला पार्ट दे रखा, तो इस केस में सबसे पहला स्टेप हाइड्रोलिसिस में, दोनों में से जो भी पार्ट ज्यादा बेसिक है, दोनों ऑक्सीजन में से जो भी पार्ट ज्यादा बेसिक है, वो बेसिक एक्शन कंपेयर करने के लिए, ये पार्ट तो कॉमन है, इसका प्लस आई जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, बाकी बचे कार्बन चेन का प्लस आई देख लेना। तो उस प्लस आई के हिसाब से जो भी हम लोग का ज्यादा बेसिक ग्रुप है, उस ऑक्सीजन वाले पार्ट पे हम लोग H+ का एडिशन कराएंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाले पे H+ का एडिशन हुआ। अगर ऊपर वाले पे H+ का एडिशन हुआ, तो OR डैश और यहाँ पे H+ वाला पार्ट मेंशन कर दिए, और नीचे वाले पार्ट पे OR डबल डैश मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला चीज। इसके बाद हमेशा SN1 ही कराना है अगर हम लोग का एसिटल का हाइड्रोलिसिस होता है तब, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको हटा के पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, तो आराम से ऑक्सीजन वाले पार्ट का प्लस एम ग्रुप मिल सकता है, फिर प्लस एम इफेक्ट मिल सकता है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग का SN1 ही रिएक्शन होगा, और जब SN1 रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा करके हम लोग आराम से R के साथ CH, OR डबल डैश और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि लोन पेयर है, तो आराम से यहाँ पे हम लोग प्लस एम लिख करके इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तो अपना R डैश के साथ OH अलग हट गया, ये पार्ट अगर अलग हटा, तो R डैश के साथ OH ग्रुप निकल के आ गया, सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया।
और दूसरा उसके अलावा R के साथ CH प्लस उसके ऊपर OR डबल डैश का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद जो H2O ग्रुप है उस H2O को हम लोग इस पे ऐड कराएं, सिंपल सी बात है, और ऐड कराने के बाद H प्लस को उसी स्टेप में हम हटा दे रहे हैं, वेट नहीं कर रहे, हम हटा दे रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ CH, इसके ऊपर OH का फॉर्मेशन और उसके अलावा OR डबल डैश वाला पार्ट बचा हुआ है। अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप होता है तो उसको एसिटल बोलते हैं या कीटल बोलते हैं, और अगर एक कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप हुआ और एक OR ग्रुप हुआ तो इस चीज को हम लोग हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल बोला करते हैं। नॉर्मली एसिटल वर्ड यूज किया जाता है बट कीटल भी यूज कर सकते हैं एक सर्टेन सिनेरियो में। तो इस केस में अगर एक कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप है तो इस चीज को हेमी एसिटल या हेमी कीटल बोलेंगे। जो क्वेश्चन है हो सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल का हो या हो सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ कीटल का हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ हेमी एसिटल हो और हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल हो, अगर एसिटल का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बीच में हेमी एसिटल बनता ही बनता है, जैसे यहाँ पे बन के आया। अब इसके बाद फिर से जब हम लोग H प्लस का एडिशन कराना होता है तो इस ऑक्सीजन पे H प्लस का एडिशन हो सकता है या फिर इस ऑक्सीजन से H प्लस का एडिशन करा सकते हैं। तो ये जो कार्बन चेन है इसका प्लस आई इफेक्ट जितना एक ऑक्सीजन पे उतना ही दूसरा ऑक्सीजन पे है, बट उसके अलावा कार्बन चेन का प्लस आई एग्जिस्ट कर रहा है जबकि ऊपर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा प्लस आई हम लोग को ये ईथर वाले टाइप के ऑक्सीजन में मिल रहा है। अगर ज़्यादा प्लस आई मिल रहा है मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ज़्यादा हम लोग उसमें बेसिक स्ट्रेंथ लेके चल सकते हैं। तो सेम स्टेप फिर से, ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग के यहाँ के ऑक्सीजन में है तो आराम से हम लोग उस ऑक्सीजन वाले पार्ट को इस H प्लस का एडिशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग के अगले स्टेप में ये प्रोडक्ट आएगा, R के साथ CH, OH, उसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर R डबल डैश और यहाँ वाले पार्ट पे H प्लस का एडिशन हुआ। फिर से SN1 ही स्टेप होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से इस ग्रुप को हटाते हैं और यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, CH, इसके ऊपर OH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो आराम से यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो OH के प्लस एम की वजह से फिर से SN1 ही स्टेप होगा, मतलब R डबल डैश OH का फॉर्मेशन होगा। तो पहले हम लोगों का ये जो कंपाउंड था, इस कंपाउंड में इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक करके एक अल्कोहल बनाया, फिर इस पे ऑक्सीजन का के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करा के इसको ब्रेक करके दूसरा अल्कोहल बनाया। जब दोनों के इसमें अल्कोहल तो फॉर्मेशन हो गया, और जब हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कराए भी तो यहाँ पे जैसे R के साथ CH के ऊपर एक OH है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आराम से इस पॉजिटिव चार्ज में हम लोग H2O का एडिशन करा के H प्लस को रिमूव करा के प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ CH, एक OH और दूसरा OH का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो एक चीज है, एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप अनस्टेबल होता है, ये हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर OH ग्रुप अनस्टेबल है तो H2O हटा करके एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो हम लोग फाइनली एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराएंगे। एक और भी स्टेप है, यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस करा सकते हैं। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर देकर के रेजोनेंस करेगा, तो R के साथ CH डबल बॉन्ड OH प्लस, जब ऑक्सीजन लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। जब भी कभी ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर प्लस चार्ज होता है और उस पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो H प्लस हटा करके कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करा सकता है। तो एक तरीका फॉलो करो या दूसरा तरीका फॉलो करो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीका सही है, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकता है। तो ये पूरा स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ हेमी एसिटल या हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल लेके चल सकते हैं। यहाँ से हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस हो गया और ऊपर से हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल हो गया। इतना बड़ा सवाल बार बार बना पाना पॉसिबल है क्या? तो नहीं पॉसिबल है, तो उसमें सिंपली ये करना है, क्योंकि होना बार बार यही है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहला स्टेप हम लोग ये करेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, पहला स्टेप, और हमेशा जिस कार्बन के ऊपर दोनों OR ग्रुप है उसी का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर R वाले पार्ट का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। जिस कार्बन के ऊपर OR ग्रुप है उसी कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक करना है, और बॉन्ड को ब्रेक करके इस पे OH ग्रुप डाल दो। फिर उसके बाद दूसरे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड कराओ, फिर बॉन्ड को ब्रेक करके उसी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप डाल दो। तो यहाँ से 2 अल्कोहल मिल गया। अगर यहाँ R डैश और R डबल डैश है तो एक R डैश OH मिला, एक R डबल डैश OH मिला, और उसके अलावा R के साथ CH के ऊपर 2 OH ग्रुप मिल गया। तो यहाँ से हम लोग H2O हटा करके आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड O H का फॉर्मेशन करा दिए, मतलब
ये भी अपना प्रोडक्ट बन गया। इनफैक्ट ये जो एल्डिहाइड है यही मेन प्रोडक्ट माना जाता है। अल्कोहल को मेन प्रोडक्ट नहीं मानते, बट बनता तो भी है। अल्कोहल दोनों एक एक मोल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग का मेन प्रोडक्ट हम लोग एल्डिहाइड को लेके चलते हैं। अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म में कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट है तो। कुछ नोट डाउन नहीं करना है, बस रिएक्शन के मैकेनिज्म में अगर कोई डाउट है तो बताओ। और अगर मैकेनिज्म में डाउट नहीं है तो हम लोग ऊपर जो क्वेश्चन दिया उसकी बात करते हैं। एक कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप है, दोनों साइड में ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच्ड है, मतलब हम लोग आराम से एसिटल बोलते हुए काम कर सकते हैं। कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे? तो सिंपली हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके इस पे OH ऐड करेंगे, पहला चीज। फिर उसके बाद दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करेंगे और यहाँ कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके इस पे OH ग्रुप डालेंगे। तो हम लोग का ये जो अल्कोहल है ये तो रिपीट हो गया, इधर से भी प्रोपेन टू ऑल, दूसरी साइड से भी प्रोपेन टू ऑल। और एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है। अगर 2 OH ग्रुप है तो आराम से H2O को हटा करके हम लोग एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये अपना प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो फिर से ये रिएक्शंस आएगा वहां पे। दूसरा वाला कंपाउंड बताइए थोड़ा। दूसरा वाला कंपाउंड ये नीचे वाला? हाँ। अरे ये तो नहीं पूछना चाहिए रे, पर ये बॉन्ड ब्रेक किए तो OH के एडिशन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो एक कार्बन के ऊपर अगर 2 OH ग्रुप है तो बाकी क्या बच जाएगा? बाकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो पहले से था ही, जब एक बॉन्ड ब्रेक किया तभी तो एक OH ग्रुप डाले। तो उस केस में पहले से 2 हाइड्रोजन था इस कंपाउंड के ऊपर, एक बॉन्ड ब्रेक किए, एक OH ग्रुप डाले, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किए कार्बन का, दूसरा OH ग्रुप डाले, और एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, यहाँ से H2O हटा करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया। ठीक है? हाँ। और कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम पहले कुछ होमवर्क दे देते हैं, तो हो सकता है मेरा फोन एकदम बंद हो जाए, 2% बैटरी बचा हुआ है। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसके बाद ये पार्ट अपने आप से तुम्हारा हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट क्लियर होगा। और अब हम लोग का अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले पार्ट में फिनॉल को छोड़ करके ईथर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो अब सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं सन 1 सन 2 में। 1 मिनट। बुकलेट में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 77, 78, 79, अब बस केवल ये चीज बच जाएगा कि E1 से भी रिएक्शन बचा हुआ है और ये हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट इस टाइप का रिएजेंट बचा हुआ है, जो हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन दे सकते हैं क्या? अभी देना तो चाहिए था यार, और भी क्वेश्चन। 1 मिनट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अल्काइल हैलाइड, ये सब रिएक्शन तो पहले हम लोग दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 6 में जो हेलोजन डेरिवेटिव है उसमें क्वेश्चन नंबर 17,
एक्सरसाइज 8 में इथर वाले पार्ट में नहीं ये अभी मत सॉल्व करना, 1 नंबर नहीं सॉल्व करना। 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 इंफॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज टाइप की चीज है। इसको इथर वाले पार्ट में सर्च करना, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। एयर में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब क्वेश्चन नंबर 4 सर्च करके आएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। अभी शायद इतना ही क्वेश्चन कर पाएंगे, अभी तो और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इतने ही क्वेश्चन ट्राई करके रखना। इतने क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में E1 CV मैकेनिज्म, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाला पार्ट, ये 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग का अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल ईथर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे कोई डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो आराम से पूछ लो, आराम से तो मत पूछो, जल्दी पूछ लो। चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं।